Okay, everyone. Now, after completing what Gauss theorem, okay, we have to come to the what applications of Gauss theorem. With the help of Gauss theorem, how we determine the electric field due to a what long charge wire, the electric field due to what spherical conductor, the electric field due to what other different things are there. But the first topic, the first application of what Gauss theorem is what we have determined electric field due to an infinitely long charge wire. कहने का मतलब ये है हमारे पास एक लॉन्ग वायर होता है, कॉपर वायर इधर भी नॉर्मली होता है, ठीक है। एक लॉन्ग वायर आपके पास होगा, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है, मतलब इससे कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, या फिर ऐसा एज्यूम करो ये एक वायर, ये चार्ज वायर, ये चार्ज वायर, ये चार्ज वायर, इसका लेंथ हमने एज्यूम किया एल, क्या कितना लेंथ एज्यूम किया, एल लेंथ एज्यूम किया। अब सपोज इस चार्ज वायर में पॉजिटिव चार्जेस है, सपोज इस वायर में क्या है, पॉजिटिव चार्जेस अवेलेबल, ठीक है। चार्ज में क्या कैरी किया गया, क्या कैरी किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज कैरी किया हुआ है। वी हैव डिटरमाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज वायर एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर। इस चार्ज वायर से कुछ ही डिस्टेंस आर पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये निकालना है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज वायर, ठीक है। तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ व्हाट गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कंडक्टर वी हैव टू एज्यूम द व्हाट अ गॉसियन सरफेस। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कंडक्टर वी हैव टू एज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल अ गॉसियन सरफेस। So this is the what wire is in the form of what cylinder. So we have to assume which type of Gaussian surface here, cylindrical Gaussian surface. तो हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिक, अब इसके अपर पार्ट को भी कवर करना है, इसके लोअर पार्ट को भी कवर करना है। जितना फ्लक्स ये डेवलप कर रहा होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपर साइड से डेवलप हो रहा होगा, और जितना ये साइड से और जितना इस साइड से, ठीक है। तो हमें हर सरफेस को इस वायर, क्योंकि वायर अगर मैं एल लेंथ का वायर लूंगा तो इसका एक कर्व सरफेस है, इसका एक क्या है, कर्व सरफेस है, और अपर सरफेस भी है और लोअर सरफेस भी है। लेकिन आपको पता है कि जब चार्ज, अगर इस कंडक्टर में चार्ज वायर प्लेस है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो कैसे डेवलप होगा, रेडियली आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड्स बताया था मैंने। हमेशा पॉजिटिव चार्ज अगर सरफेस में अवेलेबल है तो रेडियली कैसे निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड्स निकलेगा। तो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके तीन सरफेस कंसिडर करने बेटा। पहला ये कर्व सरफेस कंसिडर करना है। सपोज इसका नाम दे दिया हमने S1 सरफेस, अपर सरफेस का S2 दे दिया, और लोअर सरफेस का हमने क्या दे दिया, S3। यहाँ पर देखो अपर सरफेस का S2 दिया है और लोअर सरफेस का क्या दे दिया, S3 दे दिया। अब देखो इस कर्व सरफेस का अपना एक सरफेस एरिया है, इस पर्टिकुलर अपर सेक्शन का अपना एक सरफेस एरिया है, इस लोअर का भी अपना सरफेस एरिया है। तो हमें हमेशा कैसे निकालते हैं, याद कर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, d phi e इज इक्वल टू जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, सरफेस एरिया। याद करो बताया था मैंने, E into del S। वैसे ही in terms of differentiation d phi स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equals to E into ds, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। इसी फॉर्मूले को हमें यूज करके क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ के लिए होगा, हमारे पास इस पर्टिकुलर चार्ज वायर के लिए तीन सरफेसेस हैं। कौन कौन सा, इस पर्टिकुलर वायर का एक ये वाला सरफेस एरिया दैट इज नॉट S1, अपर सरफेस एरिया एंड लोअर सरफेस एरिया। और अब तीनों केस में जो नॉर्मल कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, इस सरफेस से नॉर्मल कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। नॉर्मल कंपोनेंट मतलब यूनिट वेक्टर बनाना है। याद करो हर केस में क्या बनाना है, ds वेक्टर बराबर क्या होता है, ds वेक्टर के क्या लिखते हैं अपन, ds इसमें मैग्नीट्यूड इनटू n कैप। n कैप मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब नॉर्मल, हमें एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है, नॉर्मल कंपोनेंट ड्रॉ करना है किससे, इस सरफेस से। तो ये होगा ऐसा, मतलब ds1 का जो डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, इसी डायरेक्शन पे होगा। कि नॉर्मल कंपोनेंट डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलरली। इसके लिए क्या होगा,
इसके लिए इससे नॉर्मल क्या होगा, ऐसे ही होगा ये, मतलब इस सरफेस का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, अपर साइड होगा, इस वाले का इस डायरेक्शन पे होगा, इस वाले का डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगा। क्योंकि इस सरफेस से नॉर्मल कंपोनेंट कैसे बनेगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बस ऐसे ही बनेगा, डाउनवर्ड इसके लिए ऐसा बनेगा, इसके लिए ऐसा बनेगा, इसके लिए ऐसा बनेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, चार्ज वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, रेडियली आउटवर्ड्स, हमने चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स होगा। तो हमें इस पर्टिकुलर चार्ज वायर से कुछ ही डिस्टेंस दूरी पर, दैट इज व्हाट, एट डिस्टेंस r वी हैव टू इवैल्यूएट हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय दिस चार्ज वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलता है, ठीक है। और यहां पर देखो, अगर मैं इस कर्व सरफेस की बात करूं तो जो ds1 वेक्टर है, अब देखो इस अपर सरफेस का भी, इस सरफेस का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इसका भी निकालना है, उसका भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों सरफेस एरिया के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्मॉल एलिमेंटल एलिमेंट लेंगे, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे। इसके लिए हमने ds1 ले लिया, स्मॉल एरिया, ये पूरा कर्व सरफेस है, एक ग्रॉस सरफेस कंसीडर किया हमने, चार्ज है कि पूरे गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, क्या बेटा, गॉसियन सरफेस लिया हमने, ठीक है, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस किस फॉर्म में है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में, सिलिंड्रिकल गॉसियन। व्हाई सो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर, कैसा कंडक्टर। यहाँ पर वायर भी है, वायर किस फॉर्म में होता है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो गॉसियन सरफेस भी क्या होगा, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा। तो इसका जो डिस्टेंस, सिलेंडर का जो डिस्टेंस है वायर से वो कितना है, r। ये पूरा मतलब डिस्टेंस कितना का चलेगा, ये सेंटर का चलेगा, पूरा r चलेगा, पूरा r चलेगा, तो पूरा r। तो मुझे इस पूरे, ये पूरा इलेक्ट्रिक, मतलब ये जो क्लोज सरफेस है, गॉसियन सरफेस कितना क्लोज सरफेस है, ये कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप कर रहा है, पहले ये निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंसिडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ दिस कर्व सरफेस एरिया। जो भी कर्व सरफेस एरिया होगा उसका एक मैंने स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले, दैट इज व्हाट ds1, इस पूरे का एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया ds1 का। क्यों, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। Are you ready? So first of all, I have to consider one small area element along the curved surface as well as for the top surface as well as for the down surface. तो टॉप सरफेस के लिए स्मॉल एरिया एलिमेंट कितना हो गया, ds2 हो गया। ये सरफेस एरिया s1 तो ds1, ये सरफेस एरिया s2 तो ds2, ये सरफेस एरिया s3 तो ds3। तो नीचे वाले का स्मॉल एरिया एलिमेंट कितना हो गया, स्मॉल, यहां पर लिखना है आपको, स्मॉल एरिया एलिमेंट ds1, इसके लिए s1 सरफेस के लिए, ds2 s2 सरफेस के लिए, और ds3 इसके लिए s3 के लिए। s1 सरफेस कौन सा, ये साइड वाला s2, ये है तुम्हारा s2 सरफेस एरिया, और ये वाला कौन सा है, s3, है ना। तो इसके लिए ds3 स्मॉल सरफेस एरिया, ऊपर वाले के लिए ds2, है ना, ये ds2 है, ये ds1 के लिए, ये ds2 और ये ds3। स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं। अब यहां पर एक चीज बताओ, द डायरेक्शन ऑफ फॉर दिस, अगर ये जो वायर है इससे जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन पे है। एंगल कितना बनेगा, एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। नॉर्मल कंपोनेंट एज वेल एज नॉर्मल कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन पे, तो दोनों बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री अपर साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसा है, रेडियली आउटवर्ड्स, कंडक्टर से रेडियली आउटवर्ड्स रहेगा। इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है ऊपर की तरफ एक्ट करो, देखो इस सरफेस के लिए ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल, इसका क्या होगा, इस सरफेस का नॉर्मल कंपोनेंट अगर बनाओगे तो ऊपर की तरफ बनेगा नॉर्मल, पर नॉर्मल कैसा होगा, परपेंडिकुलर लाइन, ds2 ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन दोनों उसका एंगल कितना बना, 90 डिग्री। नीचे वाले के से ये नॉर्मल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा है, तो दोनों उसका एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। मतलब हियर आल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, नॉर्मल कंपोनेंट फ्रॉम द लोअर सरफेस इज इन दिस डायरेक्शन, व्हाट अबाउट द एंगल, थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री ऊपर, इसके लिए थीटा 0 डिग्री। सारे का हमने ds1 और e के बीच में थीटा डिग्री, ds2 और e के बीच में 90 डिग्री,
ds3 और E के बीच में कितना 90 डिग्री, सबके दोनों के बीच में एंगल भी। क्यों? क्योंकि हमें पता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम लॉन्ग चार्ज वायर इज गिवन बाय क्या होगा, फाई इज इक्वल टू इस टोटल सरफेस का टोटल सरफेस S E वेक्टर इंटू ds। अभी इसी सरफेस को आपको इलाबरेट करना है। कैसे इलाबरेट करेंगे? सरफेस एरिया एक ही है क्या? नहीं, कितने सरफेस एरिया? 3 सरफेस एरिया। कौन कौन सा? एक S1, दूसरा S2 और तीसरा S3। S1 जो साइड वाले से आ रहा है, S1 मतलब ये साइड वाले से जो आ रहा है ये S1। तो टोटल सरफेस इंटीग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो, टोटल प्लस पाई इज इक्वल टू टोटल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर इंटू ds वेक्टर होगा, इज इक्वल टू टोटल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S1 E वेक्टर इंटू ds1। S1 के लिए ds1, S2 के लिए ds2 और S3 के लिए ds3। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। इन दोनों का एंगल कितना है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आप लोग क्या लिखोगे? इस वेक्टर को रिमूव करोगे, टोटल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S1 E इंटू ds1 cos 0 डिग्री, E इंटू ds2 cos 90 डिग्री, E इंटू ds3 cos 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? 0। ये पूरा एलिमेंट हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। क्या बचा? ये वाला टर्म बचेगा, दैट इज व्हाट phi is equals to what total surface integration of S1 E into ds1 into 1। here is what E is constant, it will come outside total surface area of ds1 area। अब ये कर्व सरफेस एरिया, ये कौन सरफेस एरिया? कैसा सरफेस एरिया है ये? क्या है ये? कर्व सरफेस एरिया। ये कैसा सरफेस है? कर्व सरफेस है, सिलेंडर का कर्व सरफेस। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस का फॉर्मूला कितना होता है? 2πr। तो टोटल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds1 कैसा है? ये कर्व सरफेस है। कैसा है ये? कर्व सरफेस है। इसीलिए हमने यहां पर जो 2πr लगाया, ये किसका फॉर्मूला है? इसके लिए टोटल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds1, इसके लिए कितनी हुई? 2πr, राइट। सो बिकॉज यहां ब्रैकेट लिखो, सिंस कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr होता है। कितना होता है? 2πr। तो यहां पर हमने E इंटू 2πr कर दिया। अब टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, कितना चार्ज ये गॉसियन सरफेस ने एनक्लोज किया है? देखिए कंडक्टर L है, L का हमने लेंथ ले लिया, डिस्टेंस R है। तो इस पर्टिकुलर वायर में कितना चार्ज है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि आपने कितना लेंथ कंसीडर किया है। कितना लेंथ ऑफ द वायर? L लेंथ कंसीडर किया आपने वायर का, L लेंथ। अब ये वायर है, आपको 3 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया गया था। चार्ज इसमें लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है along the length of the conductor, so we have to use which component? That is what? lambda। lambda मतलब linear charge distribution, linear charge density। पढ़ाया गया था आपको ये linear, lambda is what? linear charge density। जब linear charge density, तो ये कंडक्टर कैसा? लीनियर कंडक्टर है, लेंथ L है और इसकी डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। तो लीनियर चार्ज, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू लैम्डा इंटू। वैसे सरफेस के लिए अलग है, वॉल्यूम के लिए अलग फॉर्मूला बताया था। मैंने सरफेस के लिए सिग्मा बताया था, है ना, और वॉल्यूम के लिए क्या बताया था? रो बताया था। तो यहाँ पर लीनियर चलिए, कंडक्टर का शेप लीनियर है, तो वी हैव टू यूज व्हाट? लीनियर चार्ज। तो इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट? लेंथ ऑफ द वायर एज वेल एज डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी। तो दैट इज व्हाट? Q इक्वल्स टू लैम्डा इंटू। तो यहाँ पर देखो, चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, कितना चार्ज ये गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर लिया हुआ है, मतलब इसके इस कंडक्टर में कितना चार्ज है, कैसे निकलेगा? Q इक्वल्स टू लैम्डा इंटू। फर्दर बाय गॉस थ्योरम हमने कौन सा फॉर्मूला बताया? phi इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बढ़ाया था मैंने। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज बाय क्लोज्ड सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स इनटू चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। बताया था मैंने फॉर्मूला। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू कितनी निकली? फाई की वैल्यू निकली फाई इज इक्वल्स टू E इंटू 2πr। कितनी निकली? E इंटू 2πr। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर इन प्लेस ऑफ फाई, E इंटू 2πr। Q बाय Q की वैल्यू कितनी है? लैम्डा इंटू L। तो लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब बताओ, दोनों साइड एल है, एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ई की वैल्यू ई को ही रहने दो, 2 पाई आर को नीचे लेके चले जाओ, तो कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, एल कट गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय अ लॉन्ग चार्ज वायर। इट डिपेंड्स हाउ मच लेंथ यू आर कंसीडरिंग। देखिए अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सॉरी लैम्डा है ना, एल कट गया तो लैम्डा बचेगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब देखो चीज इस पर्टिकुलर इस फॉर्मूले से क्या समझ में आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर लॉन्ग वायर डजंट डिपेंड ऑन द वॉट, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और एल क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड, लेंथ और लेंथ कट जाएगा, देखो इस पे डिपेंड कर रहा है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट चार्ज डेंसिटी कितना है, मतलब पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो E इक्वल टू कितना है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। दिस इज द व्हाट डेरिवेशन फॉर द हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय अ व्हाट लॉन्ग चार्ज वायर। अब अलग अलग केस, मैंने चार्ज अभी एक वायर ले लिया तो गॉसियन सरफेस कैसा हो गया, कैसा हो गया, सिलिंड्रिकल फॉर्म में हो गया। अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, एक पॉइंट चार्ज, इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल होगा, है ना। वो डिपेंड करता है इसका, ये जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल है तो गॉसियन सरफेस कैसे बनाओगे, स्फेरिकली बनाओगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट हाउ मच, मतलब which type of conductor you are taking, you determine the what electric field. सिंपल सा डेरिवेशन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम समझ में आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट यू आर एबल टू डिटरमाइन ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वायर का एक नॉर्मल कंपोनेंट, दैट इज व्हाट एरिया वेक्टर निकालना है, याद रखना, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है ये याद रखना। एरिया वेक्टर डायरेक्शन हमेशा ये सरफेस है इसके ऊपर जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट अपर रहेगा, इस साइड के लिए नॉर्मल कंपोनेंट ऐसा रहेगा, इस साइड के ऐसा रहेगा। तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन तो क्या है, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या है, टोटल लीनियरली रेडियली आउटवर्ड्स रहेगा, टोटल इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऐसा है। तो इस सरफेस के लिए तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, अपर के लिए अलग होगा और इसके लिए तो अपर के लिए 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से रहेगा, कर्व सरफेस से रहेगा। The total electric flux developed by only the curved surface, due to which we are going to by Gauss theorem we are determining the formula for electric field, and this formula is very important to solve numericals also. So what is the formula, lambda by 2 pi epsilon naught into 1। अब एक चीज कंक्लूजन देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अगर इस अभी कहां डिटरमाइन करना था, डिस्टेंस r पे डिटरमाइन करना था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिटरमाइन करना था। अगर इस डिस्टेंस को मैं बढ़ाते जाऊं, यहाँ पर डिटरमाइन करना है, आगे डिटरमाइन करना है और आगे डिटरमाइन करना है, डिस्टेंस जब बढ़ाते जाऊंगा डिनोमीटर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जितना दूर जाओगे कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सिर्फ अच्छे से समझने की जरूरत है, समझ जाओगे तो बहुत आसान। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर्मूला जनरल लिखोगे, लेकिन सरफेस एरिया के 3 सरफेस एरिया बेटा, एक साइड वाला, एक अपर वाला, एक लोअर। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, E इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, E इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। थैंक यू सो मच, दिस वीडियो इज वेरी important for you. Okay, thank you so much.